संजय मिश्र सरोकार में आपका स्वागत है। तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो 4 दिसंबर को दिल्ली के राजनेताओं की, तो 1 दिसंबर को राजस्थान के नेताओं की असली परीक्षा होगी। लेकिन इस बार तारीखों की घोषणा के बाद से ही आम लोगों की यानी आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो आज हम सरोकार में बात करेंगे कई मुद्दों की। हम बात करेंगे पार्टियों के मैनिफेस्टो की, हम बात करेंगे उम्मीदवारों के ऐलान की, साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली के असल मुद्दे क्या होंगे। और हम बात ये भी करेंगे कि क्या इन विधानसभा चुनाव को लोकसभा की सत्ता का सेमीफाइनल सच में माना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सरोकार और देखते हैं ऐलान जंग। दिल्ली में आज से काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब 1 दिसंबर को राजस्थान में और 4 दिसंबर को दिल्ली में चुनाव होंगे। दिल्ली में चुनाव का इतिहास, भूगोल हम आपको बताते हैं। दिल्ली के किस इलाके में अब तक कौन किस पर भारी पड़ा है। बात नगर निगम की हो या असेंबली के चुनाव की, यहाँ की राजनीति के दो ही ध्रुव हैं, कांग्रेस और बीजेपी। दिल्ली के भूगोल को 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। राज्य की 70 असेंबली सीटों में से बाहरी दिल्ली में 16 सीटें हैं। सबसे ज्यादा 17 सीटें उत्तर पश्चिमी दिल्ली की हैं। उत्तरी दिल्ली में 11, दक्षिण दिल्ली में 10 और यमुना पार में 16 सीटें हैं। दिल्ली की 70 सीटों में कांग्रेस के पास 43, बीजेपी के पास तकरीबन आधी यानी 23 सीटें हैं। बीएसपी और अन्य के पास 2-2 सीटें हैं। बाहरी दिल्ली में सीटें हैं 16। इनमें से 8 सीटों पर कांग्रेस और 6 सीटों पर बीजेपी काबिज है। 1 सीट बीएसपी के पास है। अगर बात वोट परसेंट की करें तो 2008 में कांग्रेस को 33.5% वोट मिला था। बीजेपी को कांग्रेस ने 2.6% कम यानी 30.9% वोट मिला। राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी को 20% और अन्य को मिला 15.6% वोट। उत्तर पश्चिम दिल्ली में सीटें हैं 17। बीते चुनाव में यहां कांग्रेस को बीजेपी से सबसे कड़ी चुनौती मिली थी। नतीजा, उत्तर पश्चिम दिल्ली में कांग्रेस को 9 और बीजेपी को 8 सीटें हासिल हुई। कांग्रेस और बीजेपी में उत्तर पश्चिम की 17 सीटों के लिए किस कदर कांटे की टक्कर थी, इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि यहां कांग्रेस को 41.10 और बीजेपी को महज 0.3% कम यानी 40.80% वोट मिले। बीएसपी को 11 और अन्य को यहां 7.10% वोट मिला। बीते चुनाव में उत्तरी दिल्ली में कांग्रेस का पूरी तरह दबदबा रहा। यहां की 11 सीटों में 8 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। बीजेपी को यहां महज 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। अन्य के खाते में आई सिर्फ 1 सीट। उत्तरी दिल्ली में कांग्रेस को बीजेपी पर तकरीबन 5% वोट की बढ़त मिली। यहां कांग्रेस को 44.1 और बीजेपी को 39.5% वोट मिला। बीएसपी को 8.6 और अन्य को 7.8% वोट से संतोष करना पड़ा। उत्तरी दिल्ली की तरह दक्षिणी दिल्ली में भी कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली। यहां की 10 सीटों में से कांग्रेस को 8 और बीजेपी को महज 2 सीटें मिली। बात वोट परसेंट की करें तो यहां कांग्रेस को 44.6 और बीजेपी को 36.4% वोट मिला। बीएसपी को 11.4 और अन्य को 7.6% वोट मिला। यमुना पार की 16 सीटों की बात करें तो यहां कांग्रेस को 10, बीजेपी को 5 और बीएसपी को 1 सीट हासिल हुई। यमुना पार में कांग्रेस को 42.2 और बीजेपी को तकरीबन 7% कम यानी 35.6% वोट मिला। ऐसे ये कहानी तो सिर्फ आंकड़ों की है, लेकिन एक कहानी वो भी होती है जो वोटर खुद लिखता है।
तो तारीखों का ऐलान हो गया है। हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी से हरदीप सिंह, आपका बहुत स्वागत है हरदीप जी, और स्वागत है दीपक कोठी जी कांग्रेस से। तो 5 राज्यों में जो तारीखों का ऐलान हुआ है, हम आपको बता दें, दिल्ली में 4 दिसंबर, राजस्थान में 1 दिसंबर को मतदान होंगे। बाकी 3 राज्यों में भी मतलब 11 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चुनाव की तारीख है, और उसके बाद 8 दिसंबर को मतगणना होगा। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में 11 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। लेकिन हम बात करेंगे दिल्ली और राजस्थान की, तो दिल्ली में एक ही चरण में मतदान होना है, वो होगा 4 दिसंबर को। साथ ही राजस्थान में भी एक ही चरण में मतदान होने जा रहा है। 1 दिसंबर दिल्ली में मतदान के लिए लगभग 11,763 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। दिल्ली में कुल 1,15,07,113 मतदाता हैं, अब जो अपने मतों का इस्तेमाल इस बार करेंगे। राजस्थान में भी 45,334 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कुल 4,06,08,056 मतदाता राजस्थान में वोटिंग पावर में हिस्सा लेंगे। ये आप दिल्ली असेंबली में जो चुनाव का ऐलान हुआ है, आप ये देख सकते हैं कौन कौन सी तारीख से नामांकन है। 16 नवंबर को नामांकन की तारीख है, उसके बाद स्क्रूटनी होगी, फिर नाम वापस लेने की एक तारीख है, फिर चुनाव, फिर मतगणना और फिर नई सरकार का गठन 10 दिसंबर। और फिर बात राजस्थान की करें तो 12 नवंबर को नामांकन की तारीख तय की गई है। स्क्रूटनी होगी, फिर नाम वापस, फिर चुनाव 1 दिसंबर को, मतगणना 8 दिसंबर और 10 दिसंबर को नई सरकार का गठन। तो चुनाव आयोग ने आज ये खाका खींच दिया है। हरदीप जी, मैदान सज गया है, अब तारीख भी तय हो गई है, अब बारात किसकी सजेगी ये तो उस तारीख के बाद पता चलेगा, 8 तारीख के बाद या 8 तारीख को ही। देखिए, मतदाता आज दिल्ली का जो भी है बहुत अवेयर है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत जागरूक है पिछले चुनाव के कंपैरेटिवली। आप एमसीडी के चुनाव में भी देखिए, टोटल विपरीत इलेक्शन के रिजल्ट उन्होंने हमारे फेवर में दिए जी। 2008 के इलेक्शन कंपैरेटिवली करें, आज देखिए दिल्ली त्रस्त है, काफ़ी मुद्दे हैं जिनके ऊपर ये चुनाव ध्रुवीकरण के कारण लड़ा जाएगा। चाहे आप बिजली का मुद्दा ले, पानी का मुद्दा ले, करप्शन का मुद्दा ले, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, लिस्ट कैन गो ऑन। बट आप एक चीज़ को देख करके चलिए, अगर हम टोटलिटी में देखें, दिल्ली का मतदाता आज बहुत त्रस्त है। फिगर्स की बात आज हम देखिए, समस्याएं जो हैं, मुद्दे हैं, वो जनता के पास है, जनता भी जानती है क्या है नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि साथ में विकास भी हुआ है। ये बताएं कि बीजेपी के अपने मैनिफेस्टो में इस बार क्या ऐसा खास है जिसको कि जनता अलग से सोचे कि हाँ बीजेपी एक देखिए, विकल्प के आप तौर पर एक चीज़ देख करके चलिए, बीजेपी के पास एक प्रेसिडेंट है जो 4 या 5 स्टेट आज बीजेपी द्वारा गवर्नड है। मैं रूल नहीं कहूँगा, गवर्नड है। आज आप उनकी कंपैरेटिव स्टडी कीजिए या उनको कंपैरिजन में रखिए, हिंदुस्तान का कोई भी राज्य उनके साथ मैच नहीं कर सकता। उसका एक कारण है, जो भी बीजेपी का एक स्टाइल ऑफ ऑपरेशन है या एक एनडीए का हम कहेंगे एरिया ऑफ गवर्नेंस है, वो बहुत डिफरेंट है। आज आप हिंदुस्तान के इन 5 राज्यों में जहां पर बीजेपी का शासन नहीं, था, देखिए 15 साल तक आप सत्ता से बाहर रहे दिल्ली में, मैं उसी की आपकी पार्टी पर कैसे भरोसा करें? हमारा जो यूएसपी मेन रहेगा, करप्शन मुक्त दिल्ली सरकार। जी, आज दिल्ली सरकार हम कितने भी खाके गिन लें, पूरी तरीके से हमारी जो मुख्यमंत्री है श्रीमती शीला दीक्षित जी पूरी तरह से करप्शन में त्रस्त हैं और उस चीज को हम नहीं बचा सकते। आप कितना भी उसके ऊपर वाइट वॉश कर ले, 40-45 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को आपने अगर डेवलप कर भी दिया कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर, उनसे आपके पाप नहीं धुल सकते, ना धुला करते हैं। आप पूरी दिल्ली जो 1500 किलोमीटर की है, 100 किलोमीटर से ऊपर का एरिया नहीं है स्क्वायर किलोमीटर्स का जिसके अंदर डेवलपमेंट हुई है। बाकी आप दिल्ली की हालत देखिए ना, आप देहात में देखिए, आप जेजे में देखिए, स्लम्स में देखिए, रीसेटलमेंट कॉलोनीज में देखिए, अनऑथराइज में देखिए, कहाँ डेवलपमेंट आपको नजर आती है। और अगर नजर आती है, आपने अपनी बात बोल ली थी तो हम एक एक करके, दीपक कोठी जी जी सुन रहे हैं तब से आपको। मैं स्वागत करता हूं
हरदीप जी का जी। कि चलो किसी एक व्यक्ति ने सच मानने की हिम्मत दिखाई। इन्होंने मंच से ये माना कि दिल्ली सरकार ने काम किया, दिल्ली में विकास हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता हैं वो ये मान रहे हैं कि दिल्ली में काम हुआ। अगर दिल्ली में काम हुआ तो उसके बाद ये कहते हैं कि करप्शन की बात पर मैं ये कहूँ कि इन्होंने अभी अभी हमारी मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाया। मुझे तो अफसोस हो रहा है इस बात का कि हरदीप जी इतने अच्छे ज्ञाता हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, पढ़ते हैं, और ये कहा जाता है कि ये जब आते हैं पूरी तैयारी के साथ आते हैं। किसी भी एक मुद्दे पर करप्शन में मुख्यमंत्री जी साबित नहीं हुई। आप किसी व्यक्ति पर भी बेईमानी का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन वो बेईमान तब कहलाएगा जब प्रमाणित होगा। मुख्यमंत्री जी कहीं प्रमाणित नहीं हुई, और इनके कहने से जो इन्होंने कहा वाइट वॉश हो जाएगा, तो ये भूल में है। दिल्ली की जनता बहुत सतर्क है, वोटर हमारा आपके बहुत पास सियाना है। दीपक जी, आपके पास इनके आरोपों की काट में क्या पुख्ता तर्क है? सवाल यह है कि मैं तो ये सिर्फ एक खारिज बिल्कुल सीधी सी बात है, हम केवल विकास की बात करते हैं और ये हमेशा विनाश की बात करते हैं। विकास और विनाश का फर्क है। कांग्रेस विकास की ओर चलती है। कांग्रेस ने पिछले 15 सालों में विकास किया है, विकास करके दिल्ली का रूप बदला है, लोगों को दिखाया है कि दिल्ली क्या है और दिल्ली क्या थी। जब दिल्ली कांग्रेस को मिली उस समय उसका लेकिन क्या रूप दीपक था जी, और आज क्या रूप है। दीपक जी, कॉमनवेल्थ घोटाला भी एक सच है कि नहीं? नहीं, कॉमनवेल्थ घोटाले में जो लोग शामिल थे जी, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें सजा होगी, लेकिन मुख्यमंत्री उसमें मिसयूज दोषी ऑफ नहीं है। मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड भी तो एक आया था। देखिए, मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड का जो आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब काम होते वो हैं, आरोप सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर नहीं, हो मैं रहा है। यहाँ ये कह रहा हूँ काम हुआ और उसमें मिसयूज हुआ, हरदीप जी, आपका तो इसमें जिस व्यक्ति पर आरोप लगे, कलमाड़ी पर आरोप लगे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। आप ये नहीं कह सकते कि हमने किसी को बचाने की कोशिश की। मंत्री थे लेकिन और दामन में केंद्रीय छींटे मंत्री तो थे, लगी उन्हें गए। गिरफ्तार किया गया। लेकिन दामन में छींटे तो लगे। देखिए, अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींट उछलेंगी और वो किसी पर भी पड़ सकती हैं, लेकिन वो तब तक रहेंगी जब तक कि कोई दोषी साबित ना हो। चलिए, हरदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे। विडंबना देखिए, आप हमारे मित्र दीपक गोटी जी की विडंबना देखिए। शुंगलू कमेटी जिसको प्रधानमंत्री जी ने अपॉइंट किया, सीएजी जो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, उन दोनों ने एक चीज़ बड़ी कैटेगोरिकली करी। 73 चार्जेस प्रूव किए इन दोनों कमेटीज़ ने, इन टोटलिटी 73 चार्जेस। मैं नहीं कह रहा, आप भी जाकर के इस कमेटी को पढ़ सकते हैं दोनों को। दूसरी चीज़, सुरेश कलमाडी और डॉक्टर AK वालिया जो उस टाइम आपके वित्त मंत्री थे, एब्रप्टली उनसे टोटल साइनिंग अथॉरिटी ले ली गई। टोटल साइनिंग अथॉरिटी उनसे ले ली गई और उस साइनिंग अथॉरिटी सिंगुलरली हमारी मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ में ले ली। और शुंगलू कमेटी ये एक्सेप्ट करती है कि मात्र उस साइनिंग अथॉरिटी के जो शिफ्ट हुआ है 10,800 करोड़ रुपए का चूना, 10,800 करोड़ रुपए का चूना मात्र उस साइनिंग अथॉरिटी से लिया, क्योंकि वो यूनिलैटरली सारे डिसीजन लेती थी। आप एक बात बताएं, आप एक जगह में, एक सरकार में एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स बैठे हुए हैं, अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमने इस देश इस सिटी को तरक्की की तरफ लेकर के गए, और क्या आप हेल्म ऑफ अफेयर्स में बैठने के कारण जो माइनसेस हुए वो आपके क्यों नहीं होंगे? आप मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। दीपक जी सुन रहे हैं, दीपक जी आपकी बात सुन रहे हैं। जी, आप सुन रहा हूं, जवाब दूंगा। शुंगलू कमेटी आपको इंडिकेट करती है, विंडिकेट नहीं हुआ आपका कहीं पर भी। वो तो हमारी विडंबना है कि मनमोहन सिंह जी आपके अगेंस्ट कोई स्टैंड नहीं लेते, या कोई भी सरकार का ऊपर का आदमी आपके ऊपर स्टैंड नहीं लेता। सीएजी ने क्लियरली बोला कि 10,000 प्लस करोड़ रुपए का घाटा सिर्फ और सिर्फ हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण हुआ। और ये मैं नहीं क्लेम कर रहा जी, ये अपडेटेड है, आप जाकर इंटरनेट पर जाकर इस चीज को पढ़ सकते हैं। हरदीप जी तो ऐसे आंकड़े लेकर आए हैं जैसे कि ये उस समय मैं मुंशी शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, बिल्कुल उस तरह चल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये शुंगलू कमेटी कह रही है ऐसा हुआ होगा। मैं आपकी बात बड़ी करता हूं, लेकिन उसके साथ आप ये देखिए कि वो जो विकास हुआ, ये सारी बातें छोटी हो जाती हैं।
आपके यहाँ पूरे 10,000 विश्व करोड़ की निगाह थी, 10,000 विश्व करोड़ ने रुपए देखा। का गबन नहीं, कोई वो चीज होती आप है? उसे आपका कहना क्या है? आप तो किसी भी बात को घपला आप बना एक देते मेरी हैं। बात का वो जवाब खर्च दें। हुआ घपले उस को ही समय- घपला बनाया नहीं, जाता है आप- जी। नहीं, आप मास्टर जहाँ हैं। पर आप तो दुरुपयोग होगा, पूरे उसी को विश्व- घपला बनाया आप तो जाएगा। महाराज पूरे अगर विश्व फंड्स का में सदुपयोग एक दिन होगा, में कोई घपला गणेश नहीं जी को कहेगा। दूध पिला देते हैं। बहरहाल- आपका तो मैं जो है उसकी सीमा ही अपरंपार है। मैं इस बात की तो बात ही नहीं करता। लेकिन दीपक जी समझाइए, मैं आपकी बिल्कुल सीएजी की जो ये- रिपोर्ट चलिए, है, आप जो elaborate बिल्कुल कीजिए। वही- एक- वहीं जा रहा हरदीप हूं। जी, आप इस बात जिस पे समय elaborate सीमा कीजिए। देखिए, जी। जिस समय टेंडर हुए, जिस समय काल हुई, जिस समय फैसला हुआ कि ये काम होने हैं, उस समय के रेट और जब काम पूरा हुआ वो जो डिफरेंस था, ये फर्क उन बातों का आया। उस समय देश की जो साख थी वो दाव पर थी, क्योंकि खेल होने थे, निश्चित समय पर होने थे। कुछ कमियां रह गई, उन कमियों को 10,000 दूर करने करोड़ के का भी लिए- जरा हिसाब लेना आप है। खेल भी तो देखिए ना, पूरा विश्व की निगाह थी आप पर। चलिए, विश्व की हम आप दोनों निगाहें मेहमानों के पास पर आ थी। रहे हैं, फिलहाल यानी रुक करते अगर हैं। आप ये देखें, आप पार्टी की सविता शर्मा जी हमसे जुड़ गई है। सविता जी, आपका स्वागत है सरोकार में। तारीखों का ऐलान हो गया है, कितनी मुस्तैदी के साथ आप तैयार हैं, आपकी पार्टी? और फिलहाल संपर्क हमारा स्थापित नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर हम कोशिश करेंगे। जी हरदीप जी, जो अनियमितताओं की बात होती है, जी जो आरोप लगाए जाते हैं, जी ये एक पक्ष है, लेकिन सिद्ध अभी पूरी तौर पर, पक्के तौर पर नहीं हुआ है, क्योंकि अदालत का आपकी सिद्ध होने की बेंचमार्क्स क्या है? एक मेरी अदालती कार्रवाई तो इन पर कोई चली नहीं। शुंगलू कमेटी एक जो है क्वासी जुडिशियल नहीं है, प्रॉपर जुडिशियल है। सीएजी जो है हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके ऊपर कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, जहां तक मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की ज्ञान है। उसके बाद अब देखिए, अगर इन दोनों ने इंडाइट किया है और अभी तक इनका कोई भी क्लेम विंडिकेट नहीं हुआ, जो हमारी मुख्यमंत्री जी कहती हैं, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप एक छोटी सी बात लेकर के चलें, अगर 1-2.5-3 साल का एपिसोड कॉमनवेल्थ गेम्स का ना हुआ होता तो दिल्ली में क्या हुआ था? 76 क्लेम किए जाते हैं कि फ्लाईओवर बने, 70 फ्लाईओवर, उसमें से 70 भी नहीं, 69 फ्लाईओवर मात्र उस दौरान बने। फ्लाईओवर या कलवर्ट्स या ब्रिजेस जो बने उस दौरान बने। भाई साहब, इसका आप- मतलब आप बीच में भटक रहे हैं। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि 69 फ्लाईओवर्स जो हैं ये इन 15 सालों में बने हैं। नहीं नहीं ये नहीं, आप नहीं, केवल वही तो आप गुमराह 2.5 साल करते हैं। यही तो मैं आपको बता वही रहा तो हूं। आप गुमराह वो करते जो हैं। भाई साहब 2.5 साल में 2007 तो आप उनके लिए फीते नहीं काट सकते। आप उनका केवल नारियल भाई फोड़ना साहब, हो भाई साहब, तो एक मिनट। 69 का भाई साहब, नारियल नहीं फोड़ भाई साहब, सकते। मैं एक वो बात तो काम बोलने हुए। दीजिए। ये ठीक है सर, कि एक उसमें मिनट, उनकी एक रिपेयरिंग मिनट। भी हुई, उन 69 की रिपेयरिंग हुई। अरे वो मेरी फ्लाईओवर बात थे, तो सुन adjusted लीजिए, थे, बात तो चल सुन रहे लीजिए। थे। नहीं, आप भ्रमित कर रहे हैं। मैं आप जो कहना चाह रहे हैं, आपने पिछले कार्यक्रम में भी दिशा बदलने की कोशिश की। बिल्कुल मैं दिशा नहीं बदल रहा। आप बहरहाल, हमेशा बिल्कुल कोशिश मैं- करते मैं हैं आप दोनों कि को इस दिशा वक्त बदल रोक दी रहा हूं। जाए, तो दिशा बदलने का काम नहीं। दीपक- 69 फ्लाईओवर थे, वो पहले से बन रहे थे, बिल्कुल चल नहीं बन रहे थे। और दिल्ली का रूप मैं बदला है आपको हमने। शुंगलू हमने कमेटी की दिल्ली- रिपोर्ट दिल्ली दिखा के सकता हूं। कार्यकर्ता को ये मैं कहें आपको कि सीएजी की दिल्ली के रिपोर्ट दिखा नागरिक सकता को हूं। लेकिन स्वच्छ, दीपक जी- सुंदर दिल्ली दी है। जी हाँ, मैं- दीपक जी, लेकिन कुछ तथ्य यदि हो तो उसको स्वीकारने में भी कोई विद इन द आपत्ति नेक्स्ट बिल्कुल कोई 2 मिनट्स आपत्ति में नहीं। आपको अगर- दिखा सकता हूं। और मेरे पास सीएजी की ऑनलाइन रिपोर्ट दे रहे होंगे, जिस सीएजी कुछ रिपोर्ट कह रहे का होंगे तो सुनिए, मैं बिल्कुल दीपक जी, मानूंगा। सीएजी की रिपोर्ट का यदि हवाला दे रहे हैं हरदीप, मेरे पास एक- ऑनलाइन है, एक- अभी एक दिखा जिम्मेदार सकता हूं व्यक्ति मैं। हैं और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी बात यदि कह रहे हैं तो आप इसको सीधे तौर पर खारिज भी नहीं कर सकते। नहीं, मैं खारिज नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं मैं कि दोषी नहीं है। अगस्त आप कहने से 2007 दोषी नहीं हो आप जाएंगे। पार्टी से सविता 2007 शर्मा हमसे जुड़ गई हैं, उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। सविता जी, तारीखों का ऐलान हो गया है दिल्ली के लिए, कितनी तैयार, क्या एजेंडा और क्या मुद्दे लेकर आपकी पार्टी मैदान में कूदने जाएगी? अब भ्रष्टाचारियों पे झाड़ू लगेगी। और अभी सुन रही थी, इन लोगों की बहस सुन रही थी कि इतने फ्लाईओवर बन गए और ये चीजें बन गई। कभी इन्होंने सोचा है कि गरीबों के बारे में या देश के बारे में? ये जनता के पैसे से कर रहे हैं या ये अपनी इनकी कोई इंडिविजुअल कमाई है जिससे ये फ्लाईओवर बना रहे हैं? खाली फ्लाईओवर से देश चलेगा या जो विकास है, ये जी महंगाई जो बढ़ती जा रही है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? दीपक जी, हाँ, जहां तक सविता जी आप महंगाई की बात कर रही हैं, तो महंगाई पूरे विश्व में है और विश्व का अंग भारत है और भारत का अंग दिल्ली है। अगर आप ये चाहें कि पूरे विश्व में कोई व्यवस्था चल रही है, वहां महंगाई हो रही है, तो भारत में ना हो या दिल्ली में ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार का दायित्व है महंगाई पर काबू पाना। सरकार उस पर काम कर रही है और लगातार काम कर रही है, और ये आपको नजर आ रहा है। आप केवल इसलिए विरोध कर रहे हैं कि विरोध का मुद्दा है आपके पास, लेकिन महंगाई वाला जो मसला है उस पर सरकार काम कर रही है और सरकार का काम नजर आ रहा है। यही तो नहीं आ रहा है देश को कि काम
काम कौन सा चल रहा है? सरकार सिर्फ प्याज बेचने का काम नहीं करेगी ना, महंगाई पे काबू उस तरह से नहीं पाया गया है दीपक जी, ये भी समझना देखिए, पड़ेगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए आप सरकार ने प्याज जो तंत्र बेचकर बनाया है, नहीं, आप प्याज बेचना जो है वो एक सेकेंडरी आइटम है कि वो उन क्षेत्रों में जहां अति गरीब व्यक्ति हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, उनकी सुविधा के लिए वो किया गया। वो सरकार का दायित्व नहीं था, वो सरकार की ओर से कार्य इसलिए किया गया कि जहां लोगों को ज्यादा दिक्कत है वहां व्यवस्थित किया जाए। 15 साल आपकी सत्ता रही है दिल्ली में, इस 15 साल में बहुत सारे सवाल आप ही से होंगे और बहुत सारे जवाब आपको देने भी होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर तथ्य को स्वीकारने भी होंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो हम आपको बताएंगे कि बाकी दलों के नेताओं की क्या राय रही इस तारीख की घोषणा के बाद। तो ऐलान जंग हो चुका है और उसका क्या क्या अपने अपने तरीके से लोगों ने परिभाषित की है, तमाम नेताओं ने, अलग अलग दलों की, आप भी सुनिए। 4 दिसंबर की डेट आई है। हमारी पार्टी तो नवंबर में भी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार थी। हम तो मान रहे थे कि 15 नवंबर के बाद कभी भी चुनाव हो सकता है, लेकिन यह है कि 4 दिसंबर की डेट आई है तो थोड़ा सा और रिलैक्स्ड तरीके से जो है चुनाव लड़ने का समय मिल गया है सबको। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। 9 दिसंबर को, 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो इस देश की जनता को पता चले कुछ बहुत अद्भुत होने जा रहा है इन चुनाव के अंदर, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने जा रहा है इन चुनाव के अंदर। आम आदमी पार्टी की न केवल सरकार बन रही है, भारी बहुमत के साथ सरकार बन रही है। हम लोग तैयार हैं, दिल्ली की जनता तैयार है इन चुनावों में। दिल्ली की जनता लड़ेगी चुनाव, दिल्ली की जनता अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, दिल्ली की जनता चुनाव लड़ाएगी और दिल्ली की जनता पैसा भी देगी और वोट भी देगी और नोट भी देगी। हमारी पूरी तैयारी है, हमें कोई चिंता नहीं। हमसे बड़ा दिल्ली वाला कोई नहीं है। सर, आम आदमी पार्टी भी इस बार है, लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होने जा रहा है। उनके पास कुछ नहीं, उनका कोई आधार नहीं है। जो आदमी गाली देता है वो कोई निर्माण का काम नहीं कर सकता, अपनी आदत में शुमार होता है। कांग्रेस को चिंता नहीं, बीजेपी उत्साहित है, आम आदमी आक्रोशित है, मतलब झाड़ू चलाएंगे, सफाई करेंगे, उनका ही कहना है। हरदीप जी, करप्शन के अलावा बीजेपी के पास देने के लिए और क्या है? देने के लिए नहीं, आप मतलब करप्शन इशू जो आप उठा रहे हो, देखिए, आज इसके अलावा करप्शन एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर सारी जो डिफिशियंसीज है कवर होती है। चाहे आप बिजली का मुद्दा लीजिए, पानी का मुद्दा लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन का लीजिए, हेल्थ का लीजिए। हिंदुस्तान की 62 साल 63 साल के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने 2 दफ़े, एक दफ़े नहीं 2 दफ़े इस चीज़ को नोटिस लेकर के, मतलब कि एक डिमाश नहीं जानू जारी किया, सुओ मोटो नोटिस लेकर के किया कि बताएं आपके पास हेल्थ और ट्रांसपोर्टेशन की क्या पॉलिसी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली के नुमाइंदों ने या वकीलों ने ये एक्सेप्ट किया कि हेल्थ और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, 2.25 करोड़ पे 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन दिल्ली के अंदर बसती है और आपकी सरकार के पास ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। तो आप मतलब बिजली, परिवहन और क्या? बिजली है, परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ है, ये सारे मुद्दे हैं, सारे मुद्दे और ये इन टोटलिटी चलेंगे और जी। आपके पास लोगों को मुतमईन करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए जी क्या कुछ ठोस रणनीति भी देखिए, है या सिर्फ एक हवाई बातें? नहीं, मैं आपको छोटी सी बात बताकर चलता हूँ। जो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट दी उसी पर मैं दोबारा आऊंगा। एक हमारा मुद्दा जो है, करप्शन को अगर आप खत्म कर देते हैं और पब्लिक का फंड यूटिलाइज होता है, मिस यूटिलाइज नहीं होता, डेवलपमेंट फॉलो सूट। आप एक चीज को कहीं पर भी ले लीजिए, 4-5 हमारे जो राज्य हैं उनमें आप कहीं पर देखिए, आज दिन तक एक करप्शन का चार्ज हमारे किसी मुख्यमंत्री पर नहीं लगा। आप इस चीज को क्यों नहीं एक फैक्टर मानते? अच्छा, ये बताइए कि इन 15 वर्षों में एक चीज मैं और बोलूंगा, हिंदुस्तान के जो टॉप 6 राज्य हैं, उन टॉप 6 में से कोइंसिडेंस नहीं है कि टॉप 5 परफॉर्मिंग राज्य वे हैं जिनमें बीजेपी की गवर्नेंस है। आप ये इसको कोइंसिडेंस नहीं बोल सकते। आप ये बताइए कि किसी भी मामले में कोई भी ऐसा आपको लगता है कि कोई भी ऐसा मजबूत पक्ष हो जहां कि आप 15 साल की सरकार को क्लीन चिट देंगे? 15 साल लोगों ने चुना है, आपने नहीं चुना है। नहीं, लोगों ने आखिर सब उन्हें पसंद किया तभी चुना। मैंडेट है, जो पब्लिक मैंडेट है वो हमारे सर माथे पे है, उसको हम डिनाई डिक्लाइन ना कर सकते हैं, ना करना चाहते हैं। देखिए, परिस्थितियां हर 5 साल में बदलती हैं। आज के दिन में जो परिस्थितियां हो सकता है 2008 में ना हो। आज करप्शन एक बहुत ही बड़ा, और करप्शन, चोरी और सीनाजोरी
आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के हम जनता के पास जा रहे हैं। आपकी सारी बात दीपक कोठी जी सुन लिए। दीपक जी सुनी भी, और मैं मुस्कुरा भी रहा था कि बहुत बढ़िया तरीके से ऐसा पॉलिश करते हैं, ऐसा रफू करते हैं। एक अगर व्यवस्था हो तो मैं सिर्फ 1 मिनट की एक कथा है छोटी सी। एक व्यक्ति राजा के पास गया और कहा कि मुझे नौकरी पे रख लो। राजा ने कहा तू क्या करता है? कह रहा जी मैं झूठ का रफूगर हूँ। राजा ने कहा कमाल की बात है, रफूगर तो कोट का होता है, पैंट का होता है, शर्ट का होता है, झूठ का रफूगर अगर जनाब नौकरी पे रख लो मैं किसी दिन काम आऊंगा। राजा ने कुछ समय बाद अपने साथ के जो राजा थे उन्हें बुलाया और अपने अपने शिकार की बातें सुना रहे थे। तो राजा जो होस्ट था उसने कह दिया कि मैंने एक ऐसे हिरन को मारा कि जैसे ही तीर चलाया हिरन की एक टांग में से होता हुआ कान में से निकल गया। अब बाकी राजा ने कहा किबला क्या बात करते हैं, कहां टांग और कहां कान। अब राजा को समझ आया कि मैं गलत कह गया, कहना था एक कान में मारा दूसरे से निकल गया, लेकिन कान की बजाय टांग कह गया। उन्होंने याद आया कि वो झूठ का रफूगर बुलाया गया। मैं हरदीप जी आपको झूठ का रफूगर नहीं बना रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि झूठ के रफूगर को बुलाया गया। उसे ये कहा गया कि भाई वो हम शिकार खेलने गए थे। तो एक सेकंड सर पूरी हो लेने दे। समय शिकार बुलाया गया तो मैं छोटी कर देता हूं। तो उससे कहा गया कि तुम मेरे साथ शिकार में थे। बिल्कुल था। तो एक टांग से मारा और कान में निकल गया। जनाब पेड़ के नीचे बैठा था, टांग से कान खुजा रहा था, इतने में तीर लगा और टांग में से होता हुआ कान में से निकल गया। हरदीप जी भी बिल्कुल ऐसी ही बात करते हैं, बहुत बढ़िया बात करते हैं, सरकार के लिए मानते हैं। इनका मैं धन्यवाद करता हूं कि आज के कार्यक्रम में इन्होंने कांग्रेस के विकास को माना। इनका धन्यवाद। मैंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को ही माना, भ्रष्टाचार को माना, विकास को नहीं माना। नहीं, आपने विकास माना, बिल्कुल नहीं माना। भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार प्रमाणित नहीं हुआ। भ्रष्टाचार तब होगा जब प्रमाणित होगा, वो प्रमाणित ये चर्चा हमारी जारी रहेगी जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। झूठ का रफूगर कौन है इसको जनता बता देगी इस बार, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। फिलहाल नमस्कार।